नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 50वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम प्रधानमंत्री जी के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके बारे में संवैधानिक प्रावधानों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री का पद हमारे यहाँ पर जो भारत देश है यहाँ पर सर्वोच्च माना जाता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति के पास इनको नामित किया जाता है, अतः इनके पास नाम मात्र का शासक इनके लिए कहा जाता है। और हम प्रधानमंत्री के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत की वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं, प्रशासनिक शक्तियों की बात करें तो वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। प्रधानमंत्रियों में बहुत ही चर्चित जो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर रहे हैं उनकी कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, इनके बारे में आपने बहुत ही पढ़ा होगा। यह हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरे जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और इसके अलावा हम देख सकते हैं इंदिरा गांधी जी भी बहुत चर्चाओं में रही हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने 5 वर्ष तक गैर सरकारी कांग्रेस चलाने का श्रेय इनको दिया जाता है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर आपने इनके पद के बारे में समझा कि किसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो आगे अब हम इसको लेक्चर को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करेंगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्रपति जी के बारे में। तो राष्ट्रपति को नामित कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है, यानी जो नामित होते हैं इनको सीधे तौर पर यहाँ पर नामित कर लिया जाता है और इनका चुनाव इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता के चुने हुए नुमाइंदों के द्वारा जो इनका चुनाव होता है। तो इस प्रकार इनको नामित राष्ट्रपति यानी नाम मात्र का राष्ट्रपति कहा जाता है, यानी अधिकारी कहा जाता है। लेकिन सरकार का सर्वोच्च अधिकारी भी इन्हीं को कहा जाता है। अब हम इनको इस कॉन्सेप्ट को समझे तो डी ज्यूरे अथॉरिटी इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है, जिस प्रकार की जो अथॉरिटी होती है वो जो नाम मात्र की होती है, इनके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती, तो इस प्रकार की अथॉरिटी को डी ज्यूरे शब्द से संबोधित किया जाता है। राष्ट्रपति जी में कोई भी कार्य करने के लिए कैबिनेट मंत्रियों की सलाह ली जाती है। यह कैबिनेट जो होती है वह जो कि आपने मुगल काल में पढ़ा होगा या फिर आपने यहाँ पर देखा होगा जैसे कि जो अष्टप्रधान हुआ करते थे, जो कि छत्रपति शिवाजी के समय पर और अकबर के समय पर उनके नौरत्न हुआ करते थे। तो इस प्रकार के जो मंत्री हुआ करते थे उसी प्रकार की जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वह उनकी सलाह पर कार्य किया करते हैं। और इसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि यहाँ पर जो कि इतिहास में हमने पढ़ा था कि नवरत्न होते थे, तो उनका जो अधिकारी हुआ करता था, इनका जो नवरत्न का अध्यक्ष हुआ करता था वह राजा हुआ करता था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह होते तो किसके लिए हैं, राष्ट्रपति जी के लिए होते हैं, लेकिन इनका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कैबिनेट की जो शक्तियाँ होती हैं वह किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री जी के पास होती हैं। लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं कि यदि कोई भी प्रावधान प्रधानमंत्री जी और इनकी जो कैबिनेट से होकर गुजरता है और जब राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो इसके लिए वह बाध्य होते हैं, इनको स्वीकार करना ही होता है। और एक बात हम यहाँ पर देखें कि यदि प्रधानमंत्री जी चाहें तो कोई भी ऐसा जो इनके द्वारा निर्णय लिया जाता है कैबिनेट के द्वारा उसको निरस्त भी कर सकते हैं, और जिसको निरस्त करने की पावर राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होते हैं। इनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है डी फैक्टो अथॉरिटी, यानी यह वास्तविक शासक कहे जाते हैं, यानी अंतिम शक्ति इन्हीं के समक्ष होती है, इसलिए इन्हें हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। एक कॉन्सेप्ट आप आसानी से समझ लीजिए कि हेड ऑफ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को कहा जाता है, और हेड ऑफ स्टेट किसको कहा जाता है, हमारे राष्ट्रपति जी को कहा जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है सरकार का प्रमुख, और राज्य का प्रमुख किसे कहा जाता है, हमारे राष्ट्रपति जी को कहा जाता है। इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। एक चेहरा सामने रख दिया जाता है जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है,
और हम देख सकते हैं कि जनता होती है वह सीधे तौर पर वोट डालती है। जैसे कि मोदी जी का चेहरा 2014 में सामने रखा गया था, तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में जनता द्वारा अपने एमपी को चुना गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें सांसद भी कहा जाता है। और इन्हीं पार्टी के जो सांसद हुआ करते थे, जिस पार्टी के सांसद अधिक होते हैं और वह मेजॉरिटी में आ जाती है, तो उसके द्वारा अपना नेता चुन लिया जाता है। जैसे कि इन्होंने अपना चेहरा मोदी जी को रखा हुआ था और बाद में जाकर इनको चुन लिया गया। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री जी की नियुक्तियां किस प्रकार होती हैं, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यह आपको याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रावधान दिए गए हैं। यदि वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं और कोटेशन के माध्यम से भी आपसे कुछ प्रश्न इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं, तो यह बात आपको याद रखनी है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो 75 यानी 75 आर्टिकल के अंतर्गत इनके प्रावधान दिए गए हैं नियुक्ति के संबंध में। प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके लिए उम्मीदवार बहुमत दल का नेता होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि जो कि इनकी नियुक्ति होती है वह बहुमत दल से होती है। जो पार्टी बहुमत से आती है, बहुमत दल से आती है, तो उसी का नेता यहाँ पर चुना जाता है। यदि बहुमत किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं होता, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न पार्टियां मिलकर आती हैं और अपनी मेजॉरिटी साबित कर देती हैं। जैसे कि गठबंधन की सरकार होती है, हमने देखा कि बीजेपी की सीटें ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन जितने कोरम की आवश्यकता होती है उतना कोरम कहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं हुआ करता था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के साथ जो शिवसेना का जो गठबंधन हुआ, तो इनके द्वारा अपना कोरम पूरा कर लिया गया। जितनी भी इनके लिए सीटों की आवश्यकता थी वह पूरी हो चुकी थी, तो यहाँ पर गठबंधन की सरकार यहाँ पर बना दी गई थी। तो उसी प्रकार क्या होता है कि यदि पूर्ण रूप से सरकार नहीं आती तो गठबंधन की सरकार भी यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। और जो गठबंधन का नेता होता है उसी नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। आगे देखते हैं, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति के समक्ष दूसरा प्रधानमंत्री चुनने की शक्ति होती है। आपने देखा कि जो कि इंदिरा गांधी जी का एसेसन कर दिया गया था, इनको जब गोली से मार दिया गया था, तो इस समय पर क्या किया गया था, जो ज्ञानी जैल सिंह उस समय पर राष्ट्रपति जी हुआ करते थे, तो इनके द्वारा इनके जो पुत्र हुआ करते थे, इनका नाम था राजीव गांधी, तो उनके लिए प्रधानमंत्री चुन लिया गया था। जो कि यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं, जो प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाते हैं उन्हें 1 माह के अंदर अपनी लोकसभा में अपना जो बहुमत है वह सिद्ध करना होता है। इनके लिए एक समय की अवधि दी जाती है। प्रारंभ में तो इनको चुन लिया जाता है, लेकिन इनको संसद के जो सदन होते हैं उनमें से लोकसभा है या राज्यसभा है, किसी एक में से अपने सदस्य होने योग्य बहुमत यहाँ पर सिद्ध करना होता है। इसके अलावा एक बात आपको याद रखना चाहिए कि जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन से निकल कर आ सकता है, यानी वह राज्यसभा से भी निकल कर आ सकता है और लोकसभा से भी निकल कर आ सकता है। आपने उदाहरणार्थ समझा होगा कि जो हमारे मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे वह राज्यसभा से आया करते थे और राज्यसभा से इनको चुन लिया गया था। यह नामित या प्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं, यानी जो नामित सदस्य होते हैं उनसे भी चुन लिया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होकर निकल कर आते हैं उनको भी चुना जा सकता है। और जो हमारे मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे वह भी नामित जो कि सदस्य हुआ करते थे, तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए। अब आगे हम शपथ के बारे में, इनकी जो शपथ ली जाती है ओथ के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री जी को शपथ राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाई जाती है, तो यह बात आपको याद रखनी है। और इनके द्वारा अपनी शपथ में क्या बातें की जाती हैं तो यहाँ पर आप स्पष्ट कर सकते हैं। मैं भारत द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास एवं पूरी निष्ठा रखूँगा, यानी जो भारत का संविधान बनाया गया है उसके प्रति अपनी निष्ठा व विश्वास को रखूँगा। मैं देश की एकता और सार्वभौमिकता को बनाए रखने का प्रयास करूँगा। जो देश की सार्वभौमिकता है, निर्णय लेने की शक्ति है, जैसे ही प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं और
कई बार आपने देखा होगा कि अमेरिका द्वारा कुछ बातें बोली जाती हैं कि आप ईरान से व्यापार मत कीजिए, रसिया रूस जैसे देश जो बड़े देश हैं, चाइना जैसे देश, और ज़्यादातर आपने अमेरिका के बारे में सुना होगा कि विभिन्न प्रकार के सेशन देशों पर लगाता है। तो यहाँ पर उनकी जो सार्वभौमिकता होती है वह हनन होती है, और इस प्रकार के निर्णय हमारे लिए यह दर्शाते हैं कि हमें किसी के भी दबाव में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। तो एकता व सार्वभौमिकता की बात इस यहाँ पर की जाती है। एकता की बात से आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि देश को एक रखने के लिए ये इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। मैं लोगों के विश्वास के प्रति शुद्ध अंतःकरण से अपने कार्यों का निर्वहन करूंगा। यानी लोगों ने जो विश्वास करके अपना नेता जिताया है, जिस विश्वास के साथ उनको प्रधानमंत्री का पद दिया गया है, जनता ने उनको चुना है, उस विश्वास को यह अंतःकरण से यानी अपने आंतरिक स्वभाव से उसका निर्वहन करेंगे। मैं भारत के प्रत्येक नागरिक का सम्मान करूंगा। जिस प्रकार प्रत्येक नागरिक का मैं प्रधानमंत्री हूं, उसी प्रकार प्रत्येक नागरिक का सम्मान समान व्यवहार के साथ करूंगा। इस प्रकार की बातें इनकी ओथ है उसमें की जाती हैं। अब प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। बहुत ही शक्तियां इनके पास होती हैं और भारत का सबसे बड़ा पद इनके लिए शक्तिशाली पद कहा जाता है। तो हम यहाँ पर इनकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कैबिनेट मंत्रियों को चुनने की शक्ति होती है। कैबिनेट मंत्री वह होते हैं जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं तथा उन्हीं कैबिनेट मंत्रियों को चुनने के लिए यह जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके संबंध में यानी जो राष्ट्रपति जी द्वारा किनको चुना जाता है, कैबिनेट मंत्रियों को चुना जाता है, तो उसकी सलाह किसके द्वारा दी जाती है, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाती है। तथा मंत्रियों को हटाने व मंत्रालय को परिवर्तित करने की भी सलाह किसके द्वारा दी जाती है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाती है। और इनको हटाया किसके द्वारा जाता है, तो वह राष्ट्रपति जी के द्वारा हटाया जाता है। तो इस प्रकार की बातें आपको याद रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के बीच संबंध की बात करें तो इनके जो संबंध हैं उनके संबंधों की बात आर्टिकल 74 में की जाती है। तो किस प्रकार के जो प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के बीच संबंध होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह एक बात याद रखनी चाहिए, जो कैबिनेट होती है वह कैबिनेट किसके लिए बाध्यकारी होती है, वह राष्ट्रपति जी के लिए बाध्यकारी होती है। यानी कैबिनेट जो सलाह देने का कार्य करती है वह राष्ट्रपति जी को करती है, और जो कैबिनेट की बातों को लेकर जाता है वह प्रधानमंत्री जी के द्वारा कैबिनेट की बातों को कहाँ पर ले जाने का कार्य किया जाता है, राष्ट्रपति जी के पास। तो ये जो मध्यस्थता का कार्य यहाँ पर किया जाता है तो वह प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। तो प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जी के बीच यह जो संबंध की बात है वह आर्टिकल 74 में की जाती है। इसके अलावा हम देखें कि यूपीएससी है, अटर्नी जनरल, कैग यानी कंट्रोलर ऑफ एडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद को जो नियुक्ति की जो इनके जो पद होते हैं, इनकी नियुक्ति से संबंधित जो भी बातें होती हैं वह भी इनके द्वारा सलाह दी जाती है। इनकी सलाह पर ही इनकी नियुक्ति की जाती है। आगे देखें, संसद के साथ बैठक एवं बैठकों को बुलाना तथा भंग करने की सलाह देना भी इन्हीं का कार्य होता है। लोकसभा को भंग करने की सलाह, योजनाएं संसद के सामने रखना है। यानी अब हम देखते हैं कि जिस प्रकार की कोई भी योजना निकल कर आती है तो जब लोकसभा में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका बखान किया जाता है कि इस प्रकार की योजना हम लाने वाले हैं, तो इस प्रकार के कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं। यह जो लोकसभा होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके सामने अपनी बातों को रखते हैं, अपनी सरकार की योजनाओं को रखते हैं तथा संपूर्ण जो भी यहाँ का लोकसभा होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अन्य कार्य हम देखें तो नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी यह कार्य करते हैं। नीति आयोग के द्वारा जिस प्रकार पहले योजना आयोग चलाया जाता था जो कि कांग्रेस पार्टी के समय से प्रारंभ किया गया था, इसके बाद हम देखें कि 2014 में जब बीजेपी निकल कर आई तो यहाँ पर नीति योजना आयोग को हटाकर इनके द्वारा नीति आयोग का निर्माण किया गया। तो इसके अध्यक्ष के रूप में इसके अध्यक्ष के रूप में भी हमारे प्रधानमंत्री जी कार्य करते हैं।
लोकसभा के लीडर के रूप में भी यह कार्य करते हैं। यह लीडर की भूमिका निभाते ही, यानी कि कोई भी योजना होती है या कोई भी कार्य होते हैं तो और विपक्ष की जो गलतियां होती हैं या उनके पक्ष से भी जो भी कार्य किए जाते हैं, इन सब के बारे में जो बखान करते हैं, यह प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में, जो कि प्रधानमंत्री जी है, उनके द्वारा किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी की शक्ति के बारे में हम देखें तो इनकी शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के समान होती है। यानी जिस प्रकार की शक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति के पास होती है, तो उसी प्रकार की शक्ति भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी के पास होती है। इन्हें भारतीय प्रशासन की चाबी बोला जाता है, यानी भारतीय प्रशासन की बोला जाता है। यानी जो भारत का प्रशासन चलता है, इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। यानी यदि भारत का प्रशासन चाबी है तो उस ताले की चाबी किसको कहा जाता है? हमारे प्रधानमंत्री जी को कहा जाता है। आगे देखें, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे जो प्रधानमंत्री, यहाँ पर मुख्यमंत्री हो गया है, सुधार लेना, ऐसे प्रधानमंत्री जो कि प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे, तो हम देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे राज्य में, जिनकी सरकार हुआ करती थी, वह प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। यह सही है, यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री ही है जो प्रधानमंत्री तक पहुँचे। मोरारजी देसाई इनका बहुत ही बड़ा संघर्ष रहा। इन्होंने बार बार प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। इनकी जो बात थी वो वहाँ से चल रही थी जबकि जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार हुआ करती थी। इसके बाद हम देख सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए नियुक्त किया जाता है, उसके बाद इंदिरा गांधी जी निकल कर आती हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि 1977 का समय होता है, यहाँ पर मोरारजी देसाई की सरकार बनकर आती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह भारत के पहले गैर कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, जो कि जनता दल से निकल कर आए थे, तथा बॉम्बे के मुख्यमंत्री यह पहले हुआ करते थे और फिर जाकर के 1977 में प्रधानमंत्री बनते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में देखें तो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और फिर यह प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। आपसे सीधे तौर पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो आप यहाँ पर इनके ऑप्शन दिए होंगे और यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा, तो आपको यह याद रखना चाहिए ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे। चौधरी चरण सिंह जी हैं, वह उत्तर प्रदेश से रहे। बीपी सिंह की बात करें तो यह भी उत्तर प्रदेश से निकल कर आते हैं। और इसी सीरीज में आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि वर्तमान में किसकी सरकार है। वर्तमान में हमारे जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश से। हो सकता है कि भविष्य में यह भी प्रधानमंत्री बने, तो इस प्रकार के कयास लगाए जाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो कि फिर निकल कर यहाँ से आए थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि HD देवेगौड़ा जो भी प्रधानमंत्री पद पर रहे, यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो यह गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं। चलिए, यहाँ से हमारा जो व्याख्यान है वह समाप्त होता है। और प्रधानमंत्री जी के संबंध में आपने विशेष जानकारियों को प्राप्त किया होगा और इनके संवैधानिक प्रावधानों में आपको विशेष रूप से याद रखना है कि इनकी जो चर्चा की जाती है वह आर्टिकल 25 के तहत की जाती है। और जो भी प्रावधान है वह आपने आसानी से समझे होंगे कि इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, कौन कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। और इसके अलावा हम आगे के व्याख्यान में अब चर्चा करेंगे मुख्यमंत्रियों के बारे में। तो आप यहाँ से हमारा लेक्चर जो है वह समाप्त होता है। और इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और अपना अध्ययन जारी रखें। पॉलिटी के हमारे 50 व्याख्यान पूरे हो चुके हैं और जितने भी व्याख्यान आते हैं इनके माध्यम से हम सारी पॉलिटी डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार की हमने हिस्ट्री का अध्ययन किया है, हिस्ट्री को आपको यदि अध्ययन करना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर एक के बाद एक आपके सामने पेश होंगे और आप वहाँ पर अध्ययन कीजिए और ऐसे बच्चों तक इस लेक्चर को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।